चैनल कॉम्पिटिटिव जोन सॉल्यूशन में आवाज़ आ रही है। हेलो 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 फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन सॉल्यूशन में। आज हम आप सब के लिए लेके आए हैं एक सीक्रेट स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आपको 5 नंबर एकदम मान के चलिए पक्के होने वाले हैं आपके। बहुत ही नज़र जमाए रहिए और बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या हमें पढ़ना है आगे। नेक्स्ट देखिए हम आगे क्या पढ़ना है। देखिए हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, अभी पढ़ने वाले हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है बुद्धिलब्धि पढ़ेंगे हम, इसके बाद अधिगम के प्रमुख नियम पढ़ेंगे, थर्नाइक साहब के इसके मनोविज्ञान के संप्रदाय। ये 3 टॉपिक आज के लिए डिसाइड किए हैं। बहुत ही कम समय में आपको मैं पढ़ाऊंगा ये सब 3 टॉपिक। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, देखते हैं आगे क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको मेरे वहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट मैंने दिखाया, जिसमें क्या था, बुद्धिलब्धि। क्या था, बुद्धिलब्धि यहाँ पे था। देखिए आपने जैसा कि देखा ही, यहाँ पे क्या था, बुद्धिलब्धि। बुद्धिलब्धि के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट मेरा जो था, ये पहला पार्ट क्या था, बुद्धिलब्धि। बुद्धिलब्धि के बारे में बताऊंगा। देखिए बुद्धिलब्धि क्या होता है, ये होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्या कहते हैं, ये आईक्यू जिसे कहते हैं, या बुद्धिलब्धि जिसे कहते हैं। इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो होता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट जिसे आईक्यू कहते हैं, ये क्या होता है, मेंटल एज होता है। क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 यही होता है मेन फार्मूला। ये सीधे फार्मूला ही पूछ लिया जाता है आपके सीटेट में। ये मान के चलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक सीटेट की तैयारी करने वाला, सुपर टेट की तैयारी करने वाले प्रत्येक बच्चे के दिमाग में ये फार्मूला होना ही चाहिए। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन से क्या बन सकता है, सेकंड क्वेश्चन से बन सकता है कि आईक्यू को कौन बताया है, कौन डिराइव किया, इनके बारे में आईक्यू का जो फार्मूला है, बुद्धिलब्धि का जो फार्मूला है, इसे बताया किसने है। सेकंड स्टेप पार्ट में क्या देखेंगे हम, बुद्धिलब्धि का फार्मूला मुझे याद होना चाहिए। सेकंड में देखना है कि मुझे आईक्यू का फार्मूला बताया किसने है। देखिए ऑप्शन में यहाँ ऐसा होना चाहिए, पहले अगर ऑप्शन में आपको है विलियम स्टर साहब जी हैं, तो इनको तुरंत इसको क्या कर दिए, तो इस ऑप्शन टिक कर दीजिए। लेकिन अगर इसके साथ अगर इसके साथ भी अल्फ्रेड साहब भी, अल्फ्रेड विने साहब जी हैं, अल्फ्रेड विने साहब जी हैं, तो इनको भी क्या करेंगे आप, टिक करेंगे। इनको भी आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। अल्फ्रेड विने साहब या विलियम स्टर्न दोनों आ गए साथ में तो और अच्छी बात है। अगर विलियम स्टर्न साहब है तो और अच्छी बात है। इनमें अगर देखिए विलियम स्टर्न अकेले हैं तो इनको मानेंगे, अगर दोनों साथ में हैं ऑप्शन में है तो दोनों डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ क्रोनोलॉजिकल और मेंटल एज के बारे में। देखिए मेंटल एज क्या होता है, यानी मानसिक आयु जिसे हिंदी में कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आयु से अधिक कार्य करना, वह उसका मेंटल एज डिफाइड करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान के चलिए कि अगर आप हैं 5 ईयर के, 5 ईयर के आप हैं, 5 ईयर के हैं, यानी कि आपका क्या है, मान लीजिए रियल एज है। क्या है, रियल, यानी कि इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, रियल एज इसे कहते हैं रियल एज। क्या है आपकी रियल एज कितनी है, या आपकी वास्तविक आयु जो कहते हैं ना हम, वास्तविक आयु। जैसे आप हैं 5 ईयर के, लेकिन आप क्वेश्चन कब कितने ईयर के सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 10 ईयर के, आप 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यानी कि आपका जो मेंटल एज है, यानी कि आपका जो मेंटल मानसिक आयु है, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा, यहाँ क्या देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आयु से अधिक कार्य करना उसका मेंटल एज होता है। तो यानी कि मेंटल एज आपका कितना होगा, 10 ईयर। जैसे मान लीजिए हम इस पे सॉल्व करते हैं, जैसे इस फार्मूले पे अगर हमें आईक्यू निकालना है,
अगर मान लीजिए आपको IQ इस फार्मूले के माध्यम से निकालना है, जैसे मान लीजिए आपका मेंटल एज ऐसे दे सकता है, कभी कभी आपका मेंटल एज दे दिया मान लीजिए 10 ईयर, और रियल या क्रोनोलॉजिकल एज दे दिया आपका 5 ईयर। तो आप इसको फार्मूले पे रखेंगे 10 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखिए हम काटिए, 520 जा 100 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए 10 दूना 20, इसके बाद एक जीरो बढ़ा दीजिए तो ये 200, यानी कि 200 क्या आ गया, यानी कि हमारा जो जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम निकालते हैं ना, जो हमारा वो था मतलब बुधलब्धि वाला चार्ट एक रहता है कि जिसमें जैसे 90 सॉरी जैसे मान लीजिए आपका 90 से 100 है, आपका 90 से 100 है तो आप क्या है, सामान्य बुद्धि वाले हैं। अगर यही आपका 90 से 100 है तो सामान्य बुद्धि वाले हैं। अगर 140 से अबव है, अगर 140 से ऊपर है तो आपका क्या है, प्रतिभाशाली हैं। आप क्या हैं, प्रतिभाशाली हैं। तो यहीं से ये डिसाइड होता है, प्रतिभाशाली वाला यहीं से क्या होता है, डिसाइड होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो आपने क्या देखा, बुधलब्धि का फार्मूला देख लिया। आपने क्या देखा, बुधलब्धि का फार्मूला देख लिया। यहाँ पे देखते हैं, बुधलब्धि का फार्मूला देख लिया। इस बुधलब्धि के बारे में बताया कौन, IQ के बारे में बताया कौन, लिविस्टर साहब। मेंटल एज क्या होता है ये देख लिया। मेंटल एज को कौन डिफाइन किया है, देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन मत पालिएगा, साइमन बिने अलग हैं और अल्फ्रेड बिने साहब अलग हैं। ये इन लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों में, तो ये कन्फ्यूजन मत पाल के रखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपको क्लियर कट होने वाला होगा। देखिए जो ये होंगे ना अल्फ्रेड बिने और साइमन बिने, जो अल्फ्रेड बिने साहब थे बुधलब्धि के फार्मूले में लिविस्टर साहब के साथ थे, बट जो साइमन बिने साहब थे वो केवल ओनली मेंटल एज को डिफाइन किए थे, मेंटल एज, बस दैट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या है। अब ये देखिए मैं आपको बताया था सेकंड मेरा पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट यही था ना, अधिगम के नियम था ना भाई, यही तो था मेरा सेकंड पार्ट, अधिगम के नियम। अधिगम के नियम ही तो सेकंड पार्ट था। तो अधिगम के नियम मेनली दिया कौन है, थॉर्नडाइक साहब दिए हैं। कौन दिया है, थॉर्नडाइक साहब, थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। ये कौन से दिए हैं, देखो तत्परता का नियम दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो चलिए एक एक करके मैं बहुत अच्छे तरीके से इनके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, अब यहाँ हम करते हैं क्या, पहला है, फर्स्ट है क्या है, तत्परता। क्या है, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम है। अब इसके बारे में देखना है मुझे। तत्परता यानी हम किसी कार्य को, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ हमें वर्क दिया जा रहा है, कोई मुझे वर्क दिया जा रहा है, कोई आपको वर्क दिया जा रहा है कि नहीं, आपको एक वर्क करना ही है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप स्वयं इस कार्य को करने के लिए तत्पर हैं, अगर आप इस कार्य को करने के लिए तत्पर हैं तो आप इस काम को बहुत आसानी से, मान लीजिए ये है कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ले जाएंगे तो बहुत आसानी से, अगर तत्पर है तो आप इसको यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई हेजिटेशन होगा ही नहीं, कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि आप तत्पर हो उस कार्य को करने के लिए, एकदम उत्सुक हैं कि नहीं बस मुझे करना ही करना है, बस इसको यहाँ से यहाँ लेके जाके पटकना है, यहाँ से इसको लेके जाके यहाँ पटकना है, तो आप तुरंत उसको एक झटके में कर देंगे, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन अगर वही बात कहे ना कि सेकंड क्या था, वही क्या था कि अगर तत्पर नहीं है तो आप जैसे इसको यहाँ से यहाँ ही ले जाना है, तो आप इसका इतना पार्ट यहाँ ले जाना है तो आप इसको नहीं ले जा सकते, यही है ना। अब सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास। अब अभ्यास से वैसे ही पता चल रहा है
कि प्रैक्टिस, इसकी डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? प्रैक्टिस से। ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? प्रैक्टिस। आप किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा क्या करते हैं, आप किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा क्या करते हैं, कितना ज़्यादा क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज़्यादा क्या होता जाता है? वो हमें याद होता जाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, मान लीजिए आप हैं डेली एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर उसका रिवीजन भी कर रहे हैं, उसका डेली रिवाइज उसका कर रहे हैं, डेली रिवीजन हो रहा है, डेली रिवाइज कर रहे हैं, तो आप एक मान के चलिए आपका वो टॉपिक तैयार होता जा रहा है, उसमें कोई हेजिटेशन हो ही नहीं सकता। कोई कभी भी उसके बारे में पूछ ले, आपको कोई समस्या हो ही नहीं सकती। तो यही है अभ्यास का नियम। उसको बार बार कोई अब चीज़ अभ्यास करते जाएंगे तो उस चीज़ में आप में निखरते जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कोई टॉपिक सीटेट का बुधलब्धि वाला पढ़ लिए, और उसको जितनी बार आप वीडियो देखेंगे, बस आपका दिमाग आ जाएगा विलियम स्टेयर साहब, अल्फ्रेड बिनेट साहब कौन है बिनेट साइमन साहब जी, बुधलब्धि का फार्मूला क्या है, ऐसे बस रिवीजन करना है आपको बस। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रभाव का नियम। अब देखिए प्रभाव का नियम भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं प्रभाव का नियम, यानी कि थर्ड क्या है भाई? देखिए थर्ड क्या है? थर्ड है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, अब इसमें भी दिख रहा है इफेक्ट आपको दिख रहा है ना? इफेक्ट कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल, जब देखिए एग्जांपल के साथ जब कोई चीज़ समझेंगे तो आपको भूलेगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आप ये काम करना है आपको, ठीक है, क्या है? प्रभाव है। जैसे मान लीजिए आप इसको यहाँ से उठाए, इसको धक्का दे के इसको यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचा दिए। देखिए देखते जाइए, इसको उठा के यहाँ पहुँचा दिए, ठीक है। एक आदमी यहाँ था, वो यहाँ से चला गया, उसको वहाँ पहुँचाए, अपने बच्चा मान लीजिए आपका है, इसको उठा के यहाँ पहुँचाए। नीचे से तो ये था, ज़मीन पे तो था ये, इसको उठा के वहाँ पहुँचा दिए, ठीक है। यहाँ पहुँचाने में आपको मान लीजिए जीरो एनर्जी या कोई ताकत लगानी नहीं पड़ी। तो ऐसे अगर आपके पास 10 बच्चे भी हों, कितने भी बच्चे हों, अगर आपको ताकत लगानी ही पड़ी तो आप इसको बार बार उठा के यहाँ रखेंगे, बार बार। किसी भी बच्चे को, कोई बच्चा कहेगा पापा मम्मी मुझे उठा के यहाँ कर दिए, तो आप तुरंत इसको यहाँ पे उठा के इसे रख देंगे, आपको समस्या ही नहीं होगी कोई। यानी कि इसका प्रभाव क्या हुआ कि आपको कोई कुछ करने में दिक्कत नहीं हो रही है। इसका प्रभाव क्या लगा? आपको मज़ा आने लगा, यार इसको उठाओ वहाँ रखो, इसको उठाओ वहाँ रखो, यानी आपको मज़ा आने लगा। तो आपको कोई समस्या हो ही नहीं रही है, मज़ा आ रहा है आपको ना। यानी आपको प्रभाव क्या है इसमें? आपको खुद ही इंटरेस्ट आ रहा है, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई मतलब आपको कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही है, तो आप स्वतः इस काम को कर जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। बट अब सेकंड देखिए, तो भाई जब मेहनत नहीं करना पड़ा, काम कर दिया ऐसे आप फटाक से, तो क्या होगा भाई? आपको तो खुशी हो जाएगी, संतोष, यही कहते हैं ना, इसलिए से संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं प्रभाव के नियम को। इसीलिए तो आपको संतोष हुआ। अब लेकिन सेकंड स्टेप में क्या हुआ? मान लीजिए आप हैं, अब भाई आपके ऊपर एक बोरी लाद दी गई कहीं, अब इस 50 किलो की बोरी को यहाँ से लेके जाओ और यहाँ रख के आओ। यहाँ गैरेज बना है सीमेंट वाली बोरी का, अब यहाँ लेके जाइए, रख के आइए। अब यहाँ से यहाँ लेके जाने में आपको बहुत कष्ट हो रहा है, कि नहीं, अरे यार 50 किलो की बोरी मैं कैसे लेके जाऊँ, यहाँ से यहाँ ले जाना है। अब इसको किसी तरीके से आप लेके आए, यहाँ पे रख दिए एक बोरी। अब दूसरी बोरी की बारी आएगी, अब जाए यहाँ से, अब सोचे कि इसको भी यहाँ खिला के, अब पता लगा कि आप तब तक आपकी लगा कि अब मेरा शरीर टूट जाएगा, मैं गिर जाऊंगा। तो क्या हुआ? आपको लगा कि मैं नहीं, अब मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ मैं कर ही नहीं सकता। मतलब आपको ऐसा लगा, क्योंकि बहुत कष्टदायी वर्क था ये भाई, हार्ड वर्क था ना। तो आपको लगा कि नहीं भाई अब सही नहीं हो रहा मेरे साथ वहाँ। तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत कहेंगे पापा जी, या कोई जो भी जहाँ रहेंगे, कहेंगे इस बोरी वोरी को मैं नहीं ढोऊंगा, मैं जा रहा हूँ। तुरंत आप निकल दिए यहाँ से, क्या किए?
बोरी को पटके और 9 2 11 हो गए हाईवे के जरिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, इस वर्क को करने में आपको क्या हो रहा था, कष्ट हो रहा था, या मतलब ये आप करना नहीं चाह रहे थे। यही तो था, यही तो था, आप इस काम को करना नहीं पसंद कर रहे थे। यही है प्रभाव का नियम। मतलब जिस वर्क को आपको करना अच्छा लगता है उसे आप बार बार करते हैं, लेकिन जो अच्छा नहीं लगता है उसे आप करना पसंद करते ही नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यही है प्रभाव या प्रभाव का नियम था। इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या है। आप देखिए नेक्स्ट क्या था, मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के क्या था, संप्रदाय। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसमें क्या था, इसमें ये बहुत जान लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ये टॉपिक मान लीजिए आप समझ गए तो मान लीजिए पूरी साइकोलॉजी आप में आ गई, समझ में आ गई। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे संरचनावाद, एक्सटर्नलिज्म, जिसमें क्या होता है, आप में जैसे उंट जी हैं, टिश्नर साहब हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। ये इसके प्रवर्तक में आते हैं। जैसे इसका पूछ लिया प्रवर्तक, मान लो संरचनावाद के प्रवर्तक, तो विलियम उंट आएंगे। या गया प्रकारवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो विलियम जेम्स जॉन डेव्यू साहब जी आएंगे। अगर मान लीजिए व्यवहारवाद में आ गया तो वाटसन साहब पाला वाले, अरे वही जिसमें व्यवहारवाद मतलब ऐसे पता था ना, व्यवहारिक। जैसे पावलाव किसके व्यवहार पर, किसके बिहेवियर पे पावलाव साहब ने अध्ययन करना चाहा था, पावलाव साहब अपने डॉगी, अरे कुत्ता था भाई पावलाव साहब का, क्या था, कुत्ता था। पावलाव साहब अपने कुत्ते पे अध्ययन करना चाहे, उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को जानना चाहे वो। इसके बाद क्या है, गेस्टालवाद। गेस्टालवाद में कौन है भैया, मैक्स बर्दीमर साहब हैं, कोलर साहब, कोफका लेविन। अरे कोलर जी को जानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, कोलर जी वही हैं कौन, चिंपैंजी वाले भैया, चिंपैंजी वाले, वही अपने कोहलर साहब हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद में कौन प्रमुख है भाई, इनमें कौन है, इनमें है फ्रायड साहब जी हैं और एडलर साहब जी हैं। यही तो है ना, देखो फ्रायड साहब और कौन है, एडलर साहब हैं। यही तो है ना, यही तो हैं, यही साहब हैं। और इसके बाद तो आपने जान लिया ना कि संरचनावाद, संरचनावाद में कौन है, संरचनावाद में विलियम वुंट साहब जी हैं, विलियम जेम्स जी हैं। प्रकारवाद में वाटसन जी हैं। फ्रायड इसमें है, मनोविश्लेषणवाद में कोहलर कोफका जी हैं, गेस्टालवादी हैं। तो ये सब जो है आप समझ लीजिए, इसको देखिए, इससे एक क्वेश्चन निश्चित है आना, ऐसे ही आ सकता है। फिर जैसे अब अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं जब नेक्स्ट वीडियो कोई बनाऊंगा तो उसमें लेके आऊँगा आपके लिए कि क्या लेके आना। अब इसके बाद नेक्स्ट में जो मैं लेके आऊँगा वीडियो, उसमें ये रहेगा कि मतलब जैसे देखिए ये है आपको, जैसे पावलाव साहब किस पे रिसर्च किए थे, कौन सा सिद्धांत दिए थे। अब जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि पावलाव साहब का कौन सा सिद्धांत है, जैसे डॉगी पर अध्ययन किए लेकिन किस सिद्धांत कोई लिए ना, या जैसे RS थ्योरी है या सार थ्योरी है, कौन दिया था। इसके बाद बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन दिया। ये सब जो है जितने भी टॉपिक रहेंगे हम वो सब आपके समक्ष लेके आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव जोन सॉल्यूशन को। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।